सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल कॉर्नर। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपके पेपर में, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये श्योर है। ओके, तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कह रहा है व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, इसको थोड़ा समझेंगे। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ठीक, तो पहले समझ लेते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनका हर एक सक्सेसिव मेंबर्स CH2 ग्रुप से डिफर करता है। मतलब पहला मेंबर होगा, दूसरा मेंबर होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का होगा। दूसरी बात, उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, उनके पास जो कंपाउंड्स होंगे, उनके कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। तो ये रहा तुम्हारा होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ, ओके, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास होता है क्या, पहला सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा बाबू वो क्या होगा, सेम होगा। दूसरी चीज, सक्सेसिव मेंबर्स, सक्सेसिव मेंबर्स वो कितने से डिफर करेंगे, डिफर बाय कितने से, CH2 ग्रुप। ओके, मतलब CH2 का डिफरेंस होगा हर एक सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हो जाएगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, ये ओ है। तो होमोलॉगस सीरीज के पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं, ठीक है, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा और हर एक CH2 मेंबर, हर एक सक्सेसिव मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, Why do covalent bond compounds does not conduct electricity? तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, ठीक बात है। तो सबसे पहली बात कोवेलेंट बॉन्ड समझ लेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं तो वहां पे जो बॉन्ड बन के आता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। सो क्या लिखेंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ या बाई, फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल जैसे O2, ओके, O डबल बॉन्ड O, ये क्या, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वाई कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो रीजन क्या है, क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि बिकॉज they don't have they don't have फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब समझेंगे इस एग्जांपल से। अब देखो ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 6 आएगा, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा,
किसी से शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो एक दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 होगा। इसको भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। तो इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो अब ये क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग। तो अब जब ये शेयरिंग कर लिए, तो अब ये कंपाउंड क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो इसके पास जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, या कोई और कंपाउंड ले लेंगे जहां पे कोवलेंट बॉन्ड बना और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कहां से करेगा? ठीक है, तो यही रीजन है कि क्यों कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ओके ओके, सो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है राइट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एथेनॉल। तो सबसे पहले हम लोग एथेनॉल की केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला होता है एथेनॉल का बाबू, C2H5OH, ये होता है एथेनॉल। अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? ये कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड होता है बाबू, ये कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी चीज, ठीक, सो ये कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी बात, ये जो एथेनॉल होता है ये सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। मतलब ये पानी में घुल जाएगा, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक बात है। और दूसरी बात, अगर इसके यूज की बात करें तो यूज क्या होता है बाबू? एथेनॉल का यूज सबको पता होगा। पहला, एल्कोहलिक ड्रिंक्स में, ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, इससे दारू बनती है, सारे दारू में इसको यूज करते हैं एथेनॉल को। दूसरी बात, एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, फ्यूल। अब देखो, आप सबने सुना होगा आजकल की जो बाइक्स आती है वो E10 होती है, ठीक है, मतलब उसमें 10% एथेनॉल होता है। मतलब जो आपका पेट्रोल है उसमें 10% एथेनॉल यूज किया जाता है। तो ये एथेनॉल एज अ फ्यूल भी यूज किया जा रहा है आजकल, ठीक बात है। दूसरी बात, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? नेम फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जरा समझेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो जब किसी कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे मान लो अगर किसी के साथ OH जुड़ा है, तो अब वो कंपाउंड एल्कोहल हो गया, एल्कोहल की अलग प्रॉपर्टी होगी। मान लो COOH जुड़ा है, अब वो एसिड हो गया, एसिड की अलग प्रॉपर्टी होगी। तो ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ये ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसके जुड़ने की वजह से एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आती है। तो क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है? स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। क्या आ जाती है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। दूसरी बात, अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप बताना, जैसे अल्कोहल का क्या होता है? अल्कोहल, अल्कोहल का बाबू होता है OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा बाबू COOH। क्या हो जाएगा? COOH। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां तक खत्म हो गया। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो कह रहा है व्हाई आर सोप नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो अब जो सोप होते हैं वो इफेक्टिव क्यों नहीं होते हैं हार्ड वाटर में? तो इसको थोड़ा समझ लेंगे। तो सोप्स इफेक्टिव क्यों नहीं होते हार्ड वाटर? तो हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। किसके होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस। अब वो आयंस क्या करेंगे? जब सोप के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्कम बना लेगा, और स्कम क्या करेगा? क्लींजिंग एक्शन की इफेक्टिवनेस को कम कर देता है, मतलब वो साफ ही नहीं करने देता है, ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो इस बात को याद रखेंगे। तो हार्ड वाटर में क्या क्या होता है? तो हार्ड वाटर में क्या होगा बाबू? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे, और ये आयंस, ठीक है, ये आयंस रिएक्ट करेंगे सोप के साथ, और क्या बना लेगा बाबू? स्कम। क्या बना लेगा? स्कम। और इस स्कम के बनने की वजह से क्या होगा कि जो क्लीनिंग एक्शन है वो सोप का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, मतलब वो साफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इथेनॉल को जलाएंगे। क्या करेंगे? जलाएंगे। क्या होता है बाबू? C2H5OH। इसको हम लोग बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कंबशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। कार्बन से स्टार्ट करते हैं, कार्बन 2,
कार्बन एक, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कार्बन 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। आते हैं हाइड्रोजन पे, 5 और एक 6, तो यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन एक, यहाँ पे 2, 3 इधर है, ऑक्सीजन 4 4 3 7, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 1 7, ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया बाबू, बैलेंस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक डन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। सो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का है, कार्बन कंपाउंड की। क्या है, एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो तुमको बताना है कि सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो होता कैसे। ये बाबू 5 मार्क्स में पक्का आएगा, ठीक है। ये 5 मार्क्स में जरूर पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा समझेंगे। तो सोप का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का हम लोग बुक में देखे होंगे। तो इसके पास एक हेड होता है और ये टेल है। तो ये जो हेड होता है ना बाबू, ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। अब इसका मतलब समझो जरा। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, ये वाटर लविंग होता है। फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो ये हाइड्रो, तो ये वाटर लविंग होता है। क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर लविंग। दूसरी चीज, अगर इसके टेल की तरफ देखोगे तो ये हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये क्या होता है, वाटर हीटिंग होता है, जो पानी से दूर भागता है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक इंड होता है, ये तुम्हारा वाटर से अटैच होता है, ठीक है। वाटर लविंग है तो किससे अटैच होगा, वाटर से। वाटर से क्या होगा, अटैच होगा। और ये हाइड्रोफोबिक इंड जो होगा, ये ऑयल या डर्ट से अटैच हो जाता है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोफिलिक इन वाटर से अटैच होगा और ये ऑयल या डर्ट से हाइड्रोफोबिक इन अटैच होगा। और ये अटैच होकर क्या करेंगे, एक ऐसे मिसल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मिसल। कुछ इस तरीके का आपके बुक में ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो बनेगा ये बाबू मिसल है। क्या है, ये मिसल है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो अंदर की तरफ रहेगा और हेड जो है वो बाहर की तरफ रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, मिसल, ठीक है। तो इसको मिसेल बोलते हैं। अब ये मिसेल क्या करेगा, ठीक है, ये मिसेल क्या करेगा, डर्ट को खींच के बाहर निकालेगा और आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सोप काम करता है आपके कपड़े को साफ करने में। तो ये चीज याद रखेंगे। आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंस देखो बाबू, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का क्या होता है बाबू, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो तुम्हारा होता है अनसैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव। और ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव। क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव, ठीक। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सैचुरेटेड में बाबू आता है एल्केन। कौन आता है, एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और कौन आएगा, एल्काइन। कौन आएगा, एल्काइन, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 8। अब सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज एथेनॉल। ये भी पूछ सकता है एथेनॉल क्या है। तो अभी मैंने बताया कि एथेनॉल क्या बाबू, एक अल्कोहल है। क्या है, एथेनॉल अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, C2H5OH है। तो OH जुड़ा होता है तो OH क्या होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो एथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, ठीक बात है। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे इसका नाम पड़ता है एथेनॉल, इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ कार्बन का नंबर देखेंगे 2 है। तो अगर 2 होता है तो एक के लिए मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है, तो एथ, ठीक है। तो इथेन, इथेन में से ये तुम्हारा OH ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल, ओएल लग जाएगा, ऑल लास्ट में, ठीक है, एज सफिक्स ओल लगेगा। तो इस चीज पे भी ध्यान देंगे। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा कि नेमिंग का एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा मैं। फिर आता है लास्ट, व्हाट इज ईस्टिफिकेशन, राइट केमिकल इक्वेशन। ईस्टिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। तो होता क्या है, जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में लोग रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बाबू बनता वहां पे ईस्टर। और इसी पूरे रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसमें,
तो इसका एक केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा बाबू, केमिकल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो एथेनॉल, एथेनॉल प्लस एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है, किसके बीच में रिएक्शन, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बीच में, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बाबू बनता है ईस्टर, ठीक है, ईस्टर प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये है आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद करके जाएंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है क्या, ठीक है। तो यहाँ होता है अपना 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और प्रीवियस वीडियो भी देखते रहिए जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के हैं, ठीक है। और बने रहिए इस क्रैश कोर्स सीरीज में। हम लोग ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म करने के बाद हम लोग MCQ और असर्शन रीजन की तरफ भी जाएंगे, तो वो आने वाला अभी इसके बाद, ठीक है। तो जुड़े रहिए, टिल देन ऑल द बेस्ट।